न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MLS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। रामदास आठवले ने पहलगाम हत्या की निंदा की। ईसुदान गढ़वी ने वसावा की गिरफ्तारी पर भाजपा पर हमला किया। प्रमोद बोड़ो बोले बोडोलैंड में शांति लौट। ये देखते खबरें विस्तार से। रामदास आठवले ने पहलगाम में धर्म पूछकर की गई हत्या की निंदा की। दिल्ली में एक बयान देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने हालिया घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, भाजपा नेता आशीष शेलार ने बिल्कुल सही कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों की हत्या की, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है। इस क्रम में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर भी निशाना साधा और कहा, राज ठाकरे की पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विक्रेताओं और आम लोगों से मराठी में बोलने को कहा और न बोलने पर उनकी पिटाई की। ये भी गलत है। आठवले ने कहा कि ये दोहरापन नहीं चलेगा। देश में नफरत और जबरन पहचान थोपने की राजनीति को रोकना जाना चाहिए। गोली चलाई थी पहलगाम अटैक पे, और अब महाराष्ट्र में जो हो रहा है लैंग्वेजेस को लेकर जो बैरियर यहाँ पर सेट हो रहे हैं, ये बहुत ही डिस्टर्बेंस वाला है। हाँ, तो आशीष शेलार जी हमारे बीजेपी के बड़े नेता भी है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी है। उन्होंने जो बयान दिया है सही है कि जिस तरह पहलगांव में जो आतंकवादी आए थे, तो उस आतंकवादियों ने तुम्हारा धर्म कौन सा है ये पूछकर उन्होंने उनके ऊपर गोली मारी थी। उसी तरह अभी ये राज ठाकरे के जो सैनिक है, ये सैनिक वहाँ किसी शॉप के ओनर के पास जाते हैं, किसी उद्योगपति के पास जाते हैं और तुम मराठी बोलो, तुम मराठी नहीं बोलोगे तो फिर थप्पड़ मारते हैं। तो ऐसा करना ठीक नहीं है। और इसीलिए आशीष शेलार जी ने जो बताया है कि पहलगांव में जैसा हुआ वैसा ही राज ठाकरे के लोग मुंबई में कर रहे हैं और इसका धिक्कार होना चाहिए। और ऐसी दादागिरी हिंदू समाज के लोगों पर हो रही है। उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है कि अगर हिंदू समाज पर हमले हो रहे हैं तो आप क्या चुप बैठेंगे? क्या आप बाला साहब के विचारधारा के आप नहीं है? और राज ठाकरे के साथ आने से क्या फायदा है आपको? उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ आना चाहिए था, लेकिन राज ठाकरे के साथ जाकर उनको बिल्कुल फायदा मिलेगा नहीं। एकनाथ शिंदे 40 MLA को लेकर हमारे साथ आई है और हमारी महायुति बहुत बड़ी मजबूत है। इसीलिए राज ठाकरे के साथ जाना ये बाला साहब ठाकरे विचारधारा के विरोध में है, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस के लीडर है विजय वडेट्टीवार, वो कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूलों में हम हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं, सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में हिंदी को थोपना ये गलत है। MK स्टालिन भी कह रहे हैं कि हिंदी को थोपना गलत है, हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि लोकल के लैंग्वेज को प्रोटेक्ट होना ही चाहिए। हर उनकी तमिल भाषा ऑनरेबल स्टालिन की है, उनका आदर होना ही चाहिए उनके स्टेट में। उसी तरह महाराष्ट्र में मराठी का भी मतलब आदर होना चाहिए। और इसीलिए जो विजय वडेट्टीवार जी जो है कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन लीडर है, उन्होंने जो बयान दिया है कि भाई हमारा हिंदी को विरोध नहीं है, लेकिन मराठी सख्ती की नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने GR निकाला है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार वो लगा था कि भाई पुलिस से अगर हिंदी पढ़ाई जाती है, और वो भी एक साल में 10 क्लास थे, एक साल में 10 बार खाली हिंदी पर पढ़ाने का था, लेकिन तो भी एक 5-6 साल के बच्चों के ऊपर हिंदी लाना ठीक नहीं था। इसीलिए लोगों के भावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार ने दोनों GR रद्द किए हैं और इसीलिए अभी वो विषय बाकी नहीं है, लेकिन खाली गुंडागर्दी जो चल रही है उसको रोकना होगा। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में मामला सामने आया है। SC एक प्रोफेसर है, SC शेड्यूल कास्ट, वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ SC होने की वजह से प्रमोशन नहीं मिल रहा है, काम करने की चीजें नहीं हो पा रही हैं, रिजाइन देने की बात कह रहे हैं। अभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है देश के अंदर, मुझे लगता है कि बहुत जगह पर अन्याय होता भी है। मतलब जिस तरह गांवों में भी दलित पर अन्याय होता है, अत्याचार की घटनाएं घटती है, उसी तरह जो एजुकेटेड लोग है वहां भी मतलब थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। इसीलिए हमारा शेड्यूल कास्ट का कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब का कमीशन है। और अगर ऐसा किसी पर अन्याय होता है और कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक अगर उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो उनको SC कमीशन के पास आने का अधिकार है और SC कमीशन उसकी पूरी जांच करता है और मतलब उनके जिनको ऊपर अन्याय हुआ है उनको न्याय देने का प्रयत्न होता है। मैं भी खुद सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट के MOs के नाते जरूर मैं इसकी जानकारी मैं ले लूंगा
और उनको वहाँ की अभिषेक के साथ बात करके उसको प्रमोशन में कुछ जो कठिनाइयाँ है उनको दूर करने का प्रयत्न मैं करूंगा। आखिरी सवाल है रामभद्राचार्य जी, उनका कहना है कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, जो हिंदुस्तान है उसमें हिंदुज्म को भी रहना चाहिए। मुझे लगता है कि कास्ट सेंसस जो है हिंदू धर्म में ही कास्टिज्म है, और जो सेंसस होगा तो हिंदू समाज के जातियों का होगा, बाकी के धर्म के लोग हैं उनका खाली धर्म का नाम आएगा। बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, लिंगायत है, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों का ही ज्यादा सर्व होने वाला है जाति के आधार पर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जाति के आधार पर जनगणना की आवश्यकता थी, और उससे मतलब फायदा ये होगा कि उस समाज का पॉपुलेशन कितना है, उस समाज में कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितने लोग उद्योग के क्षेत्र में है, कितने लोगों का एग्रीकल्चर है, और कितने लोग बेरोजगार है। तो ऐसे जाति को मदद करने के लिए जातिगत जनगणना की आवश्यकता थी। इसीलिए कौन क्या बोलते उससे मतलब नहीं है, सरकार ने निर्णय लिया है, मोदी साहब ने निर्णय लिया है, और अभी कास्ट सेंसस जो है सेंसस कमीशन अभी स्टार्ट करेगा और उस जाति के आधार पर जनगणना हो। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। चेतक के वसावा की गिरफ्तारी पर आप अध्यक्ष यसुदान गढ़वी का हमला। राजकोट से एक बड़ा सियासी बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष यसुदान गढ़वी ने अपने विधायक चेतक के वसावा की कथित गिरफ्तारी को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गढ़वी ने कहा, भाजपा वसावरत उपचुनाव हारने के बाद से सदमे में है। आदिवासी समुदाय भाजपा से नाराज है और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा है। ये वजह है कि भाजपा अब आदिवासी नेताओं को टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि विधायक चेतक के वसावा को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में मनरेगा योजनाओं में हुई कथित घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसमें भाजपा के एक मंत्री पर गंभीर गबन के आरोप है। गढ़वी ने आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव में पुलिस ने वसावा को हिरासत में लिया और उनके परिवार को तक देर रात तक उनसे मिलने नहीं दिया गया। देखिए, जब से विसावदर चुनाव भाजपा ने हारा है तब से भाजपा पूरी बौखला गई है। भाजपा और उनके नेता और उनके मिले हुए तंत्र वाले अधिकारी सब ये सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। और गुजरात में विसावदर जीतने के बाद आम आदमी पार्टी की आंधी आई हुई है। सब लोग भाजपा से नाराज लोग हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। एक दिन में हमने मिस कॉल नंबर जब माननीय अरविंद जी ने डिक्लेयर किया तो एक दिन में 30,000 लोग जुड़े। तो पूरे गुजरात में एक आंधी आई हुई है, इसलिए भाजपा डरी हुई है। और इसके चलते वैसे भी भाजपा आदिवासी विरोधी नीतियां रखती है। हमारे जो चेतर वसावा है उनकी गलत तरीके से गिरफ्तारी की है। मामला पूरा ये है कि उन्होंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया है। मनरेगा में जो आदिवासी विस्तार में जो गरीबों को जो रोजगारी दी जाती है 100 दिन की, उसमें उन्हीं के मंत्री ने हजारों करोड़ का कौभांड किया है, हजारों करोड़ की गोबाचारी की, हजारों करोड़ की मतलब भ्रष्टाचार करप्शन किया है। और उन्हीं के सामने जब चेतर वसावा ने आवाज उठाना शुरू किया तो मजबूरियन उन्हीं की पुलिस ने उन्हीं के बेटे को गिरफ्तार करना पड़ा। अभी और चेतर भाई वसावा है, सब डिटेल्स लेकर तहसील और डिस्ट्रिक्ट के भी भाजपा के सभी नेताओं की जो ये भ्रष्टाचार की है पूरी गैंग, उसको बाहर ला रहे हैं। तो इसके चलते कल उन्हीं पे संकलन मीटिंग में हमला किया गया। उन्हीं के हमला करने के बाद जब वो खुद पुलिस थाने जा रहे हैं, विधायक खुद जा रहे हैं कंप्लेंट देने के लिए भाजपा के नेताओं के खिलाफ, तो उल्टा भाजपा के दबाव में पुलिस ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। चेतर भाई वसावा को गिरफ्तार कर लिया और उतना ही नहीं, उनकी फैमिली को देर रात तक मिलने नहीं दिया। और देर रात तक जब मैंने बात की अफसरों से, मेरी टीम ने भी, तो फिर उनकी फैमिली को मिलने दिया। हमें एफआईआर भी नहीं मिल रही। तो ये पूरा मामला है जिससे मुझे लगता है कि पूरी भाजपा आदिवासी के खिलाफ है। ये आदिवासी जो लड़का है वो पूरे आदिवासियों की आवाज बनकर खड़ा हो गया है। उनके जो लूट रही है भाजपा, उनको खुला ये ला रहे हैं। तो इसके चलते मुझे लगता है कि चेतर भाई वसावा पे पूरी भाजपा आदिवासी नेता पे हमला किया है। और आदिवासी नेता की वजह से पूरे वहां के आदिवासी क्षेत्र में हजारों लोग अभी सड़क पर उतर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि भाजपा को इस बार आदिवासी इलाकों में घुसने नहीं देंगे। कल अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को लेकर ट्वीट किया था। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी किस तरह से कोई प्रोटेस्ट करने वाली है? देखो, आज हम वहां पे हमारे जो विधायक श्री गोपाल भाई हैं, हमारे संगठन महामंत्री मनोज सोरठिया जी सब पहुंचे हैं। उनका लीगल टीम के तौर पर भी गोपाल भाई क्योंकि वकील है तो वो सब अभी पहुंचे हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि वहां पे तो लोग स्वयंभू निकल रहे हैं। आने वाले दिनों में हम ये भी सोच रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा के कहने पे पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो गिरफ्तारी भी अवैध है, मतलब संवैधानिक तरीके से नहीं है। गिरफ्तार करने के बाद उनको क्योंकि विधायक है माननीय, तो उनके भी नॉर्म्स रहते हैं, उनको विधानसभा का अध्यक्ष को इन्फॉर्म करना होता है वगैरह वगैरह। ये सब सारी चीजें हैं जो कि पुलिस कर नहीं रही है। पुलिस ऐसे ही बिठा रखी थी और उसके बाद उन्होंने अरेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि इसका हम पूरा ये अभी देख रहे हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी करेंगे, अफसरों के खिलाफ भी करेंगे, भाजपा की तानाशाही के खिलाफ अगले दिनों में ये जल्द आंदोलन दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीटीसी प्रमुख प्रमोद बोरो बोले, बोडोलैंड में दशकों बाद लौटी स्थानीय शांति। गुवाहाटी से एक अहम बयान सामने आया है। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी के प्रमुख कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो ने बोडोलैंड में दशकों से चली आ रही हिंसा और अशांति को लेकर कहा कि अब वहां बदलाव की बाहर आ गई है। उन्होंने कहा, बोडोलैंड में सालों की हिंसा, आंदोलन और हत्याओं का दौर देखा। ये लोगों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा थी कि यहाँ शांति और स्थायित्व हो। 2020 में बोडो समझौते के बाद एक नई शुरुआत हुई है। अब लोग प्रगति और स्थानीय विकास की कल्पना कर सकते हैं। Bodoland, as you know, decades after decades, Bodoland witnessed violence, killings, unrest, and so many, movements of different groups and different communities. It was a long time prayer and wish of the people that the transformation should happen in the Bodoland. So after 2020 Accord, the people of Bodoland could think about sustainable peace and growth and development. We came to power. We came to the council to run the council. The people has given us opportunity in 2020. Immediately after coming to council, it was our focus to sustain the peace. It was our focus to regain the lost trust and lost happiness from the people. Once we saw that people, they forgot how to smile, how to talk, share actions with people in a smiling face. So people feared each other. One community feared other. One community, always hatred others. That kind of situation was there in the Bodoland. But after 2020, the reconciliation started, healing started, sharing among the communities that started. So now the result is coming, that 26 community coming together. They are sharing each other. They are participating in different programs, whether it is social program, cultural program. They are participating each other and listening each other. So the transformation started in Bodoland, and I hope this kind of initiative, this kind of transformation will bring another dawn in the Bodoland, where we can see the development everywhere. For the first time, there's a Bodoland Lifetime Achievement Awards to be given to the various personalities in the folk culture also. So it is a very unique initiative taken by the BTC government for the first time. See, we have to respect each other. So what happened in last 4 and 5 decades, everybody was trying to protect their identity and culture. Every community, they were busy in their struggle to protect their identity and culture, whatever they have. But now, as the peace is prevailing, now people have the opportunity to think about their future. So we are thinking of our future. To sustain the peace and to have a better future, we have to respect each other. So this initiative of giving award
conferring award to our folk culture, folk dance, folk song. This is one initiative to respect and recognize the communities living in the Bodoland. And also we have published today one book where 1001 words and 1001 sentences are there of 18 different groups, different communities, 18 different languages. This is also going to bridge the community to learn each other, to know each other, and one equal status for all of these communities. So in the last 5 years, Bodoland has witnessed the peace. What will be the next 5 years? See, now peace is, just beginning. In 4 years is not a long time. So 4 years, 5 years is just beginning. So we have to sustain the peace. Along with peace, to sustain the peace, we have to sort out other issues. We have economic issues, we have educational issues, we have social issues. All issues should be resolved in time so that we can sustain the peace and also communal harmony among the people. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धर्मेंद्र प्रधान ने कोरापुट में केंद्रीय विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। उड़ीसा के कोरापुट जिले से एक शिक्षा क्षेत्र के लिए एक खबर सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बॉयज हाउस स्कूल परिसर केंद्रीय विद्यालय के नई भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने जयपुर में एक स्थानीय केंद्रीय विद्यालय परिसर की भी आधारशिला रखी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल क्षेत्र के छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस संस्थाओं से आदिवासी और दूरदराज इलाकों में छात्रों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में एक पेड़ मां के नाम अभियान तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन से प्रेरित होकर शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस पर की गई थी और अब ये अभियान 9 जुलाई को एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। इस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ 47 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। लोगों ने क्या है कि एक्सप्रेसवे, हाईवे या जो हमारे पास लोकल स्तर पर सड़कें बनी होंगी, हाईवे बनी होंगे, जिला मार्ग बने होंगे, अन्य निकायों के द्वारा बनाए गए मार्ग होंगे, अगर हम सुरक्षित वातावरण में टी गार्ड दे करके वहां पे व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को कर लें, सड़कों के बीच का जो मीडियन है उसमें फूलदार अच्छे फूलों की पेड़ों को लगवा लें, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किसी एनजीओ को, किसी संस्था को देकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छा मैसेज उसका होगा। एक अपने आप में एक नया मैसेज होगा उसका। और हमें इन कार्यक्रमों को एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के मार्गों पर, इन सभी पे व्यापक पैमाने पे इन कार्यक्रमों को करना होगा। या क्षेत्र पंचायत ने, जिला पंचायत ने, नगर निगम ने, नगर पालिका ने, नगर पंचायत ने कोई मार्ग बनाया है या वहाँ की कनेक्टिंग मार्ग है, अगर वहाँ से वहाँ उसको जोड़ने वाले सभी मार्गों पर आपने टी गार्ड बना करके और व्यापक पेड़ लगाने के, छायादार पेड़ लगाने या फलदार पेड़ लगाने की इतनी दूरी पे आप बनाइए कि कल सड़क की चौड़ीकरण के कार्यक्रम होता तो उससे पेड़ डिस्टर्ब न हो। इस कार्यक्रम को अगर आप करेंगे तो आपकी नगर पालिका में एक आध्यात्मिक वातावरण देकर के वहां एक नए आकर्षण का केंद्र बनेगा पब्लिक के लिए। और इसीलिए मेरा प्रयास, हम लोग, मेरी आप सबसे अपील होगी कि 9 जुलाई प्रातः 7 बजे से लेकर के और सायंकाल 7 बजे तक इस कार्यक्रम के साथ हम व्यापक पैमाने पे जुड़े। सेल्फी लें, पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ की सेल्फी अपलोड करें। व्यापक पैमाने पे कितने लोग कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं उसको अगर आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर देखने और उस प्रदेश के अंदर जिसकी जो प्रतिस्पर्धा होगी उस प्रतिस्पर्धा में आपका जनपद भी, आपका नगर निकाय भी, आपका क्षेत्र पंचायत भी, आपकी जिला पंचायत भी, आपकी ग्राम पंचायत भी अपना नाम दर्ज करा पाएगी। और जो लक्ष्य दिया गया है वह लोअर लिमिट है, याद करना, वो अपर लिमिट नहीं है। आप अगर ज्यादा वृक्ष लगा सकते हैं आप लीजिए,
आप याद करिए 17 में जब हमें वृक्षारोपण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना था, तब हमारे पास 5 करोड़ पौध भी नहीं थे। आज हमारे पास 52 करोड़ से अधिक पौध है, और ये पौध केवल पॉपुलर और यूकेलिप्टस नहीं है, इसमें पीपल भी है, पाकड़ भी है, बरगद भी है, नीम भी है, देसी आम भी है, जामुन भी है, अर्जुन भी है, साखू भी, आपके सागौन भी है, और अन्य इमारती लकड़ियों के भी हैं, औषधीय वृक्ष भी इसके अंदर हैं। लाखों की संख्या में तो हम सहजन के पौधे भेंट कर रहे हैं उन परिवारों को जो कुपोषित परिवार हैं या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित परिवार हैं। आप याद करिए, सहजन औषधि का भंडार है। एक सहजन प्रोटीन और विटामिन का एक भंडार है। कोई भी कुपोषित व्यक्ति उसकी सब्जी खा ले, इस सीजन में अगर उसका साग खा ले, उस पे फली आती है, फली की सब्जी या उसका सूप पी ले, काफ़ी उसका लाभ होगा और कुपोषण दूर करने में उससे मदद मिलेगी। उन परिवारों को देकर के हम राष्ट्रीय पोषण अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो सहजन के पौधे भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं, आंवला भी दे रहे हैं, अमरूद भी दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें देने का काम किया जा रहा है। और अगर हम इस कार्य को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं तो एक अभियान देश के अंदर चर्चा का विषय बनेगा। और इसीलिए मेरी आप सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्षगण हैं, हमारे नगर निकाय के जो नगर निकायों के महापौर हैं, चेयरमैन हैं नगर पालिकाओं के, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख गण हैं, ग्राम पंचायतों के प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यगण हैं, ग्राम पंचायतों के पंचायत के सदस्यगण हैं, जो कि लाखों की संख्या इनकी बनती है। इन सबसे मेरी अपील होगी कि वे सभी लोग एक पेड़ मां के नाम इस विराट वृक्षारोपण अभियान के साथ 9 जुलाई को प्रातः 7 बजे से लेकर के सायंकाल 7 बजे तक जुड़ करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दें और इस अभियान को सफलता के माध्यम से देश के अंदर चर्चा का विषय बनाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी जुड़े हैं, आपको मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि 9 जुलाई को प्रातः 7 बजे से पहले कार्य हमारा होना चाहिए एक पेड़ मां के नाम लगा करके उसकी फोटो सेल्फी लेकर के अपलोड करने का कार्य अगर हम कर पाएंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा और ये अभियान सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। मैं आप सबको जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक पेड़ मां के नाम जो 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम लोगों ने प्रारंभ किया था, वह सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है। 5 जून के उपरांत 23 जून को 29 जून को एक कार्यक्रम आगे बढ़ा और अब 9 जुलाई को यह अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है, जब एक ही दिन में आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश 37 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। अभी मैंने यहां पे कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत किया है, जिनमें जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, महापौर गण हैं, चेयरमैन हैं, ब्लॉक प्रमुख गण हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने अपनी तैयारियां पहले से ही इस नेशनल कार्यक्रम के साथ जुड़ने की दिशा से किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में 210 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें से
अभी तक जो बचे हुए पेड़ हैं इनकी संख्या 70 से लेके 75% तक है, जो एकदम बचे हैं, जो प्रदेश के वन आच्छादन को बढ़ा रहे हैं। यानी पिछले 20 वर्ष में जो उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन लगातार नीचे गिर रहा था, विकास नहीं हो रहा था, लेकिन वन भी कट रहे थे, वन माफिया हावी थे, खनन माफिया हावी थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 8 वर्ष में नियोजित प्रयास का परिणाम है हमारा वन आच्छादन 9 से बढ़कर के 10% हो गया है। यानी 1% का लक्ष्य हमने अतिरिक्त लाभ प्राप्त, 10% का हमारा लक्ष्य प्राप्त हुआ है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि वन आच्छादन की जो स्पीड हमारी है, अगर ये ऐसी बढ़ेगी तो वह दिन दूर नहीं जब हम देश के अंदर अगर 16% आबादी यूपी के अंदर रह रही है तो हमें उत्तर प्रदेश के वन आच्छादन को भी 16% तक पहुंचाना होगा। ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी है, आप देख रहे होंगे इस बार मई जून में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए थी नहीं पड़ी। और बहुत बार तो हमें घाघ के उन दोहों की याद आने लगती है जब वो जेठ मास में धूल उड़ने पर चेतावनी देते हैं कि इसका मतलब आगे सावन में आपको कठिनाई होगी जब बरसात नहीं पड़ेगी। और आप देख रहे होंगे बरसात, देश के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आई है, व्यापक भूस्खलन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जितनी बारिश होनी चाहिए नहीं है। ये चीजें चेतावनी की ओर हमें ले जाती है कि अगर हम समय पे चेते नहीं तो आने वाले समय में हमारे लिए, हम आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, ये इसकी ओर हम सबका ध्यान भी आकर्षित करता है। और इसका एक ही चीज है, पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम। हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़, एक पौधा जरूर रोपित करे और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी रहती है। अगर हम एक दो पौधा हर व्यक्ति लगाकर के उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, उत्तर प्रदेश के लिए 37 और 40 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है। हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, हमने पहले भी अचीव किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव बोले, आयोग से अब तक नहीं मिली स्पष्टता। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की कार्यशीला पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 5 जुलाई को उन्होंने भारत के चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और अपनी चिंताएं साझा की थी, लेकिन अब तक आयोग की तरफ से कोई स्पष्टता प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार का राज्य चुनाव आयोग केवल एक डाकघर की तरह काम करता है, जिसे किसी भी सवाल का जवाब देने का अधिकार नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि आयोग की ओर से लगातार 3 अलग-अलग निर्देश जारी किए गए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि खुद चुनाव आयोग ही भ्रम की स्थिति में है। आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है और आप सब लोगों के बीच सभी हमारे इंडिया अलायंस महागठबंधन के साथी भी हैं। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महत्वपूर्ण विषय को लेकर के है। आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं।
हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया। यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सब भी मीडिया के लोग जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का ये कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड है, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका जो है नाम काट दिया जाएगा। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाला, उस पर भी हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है। यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है, तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओवैसी ने एसआईआर पर सवाल उठाए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर चिंता जताई है। दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय का दौरा करने के बाद ओवैसी ने कहा कि इन्हें एसआईआर प्रक्रिया से आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी समय सीमा को लेकर सवाल जरूरी है। ओवैसी ने कहा कि अगर 15 से 20% लोगों के नाम सूची से जुड़ गए तो इसका सीधा असर न तो सिर्फ उनके मताधिकार पर पड़ेगा, बल्कि उनकी नागरिकता और आजीविका पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। आबाद में हो उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी, और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा मोटा ये जो हुआ। पार्टियां हैं बिहार में जो विपक्षी पार्टियां हैं, एक के बाद एक पहले मैडम को। विपक्षी पार्टियां जो दूसरी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इसी मुद्दे को लेकर। कह रहे कि एसआईआर जो है वो कहीं न कहीं इस वजह से भी किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया 10 तारीख के लिए। अब हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। बहुत टाइम कम है। एसआईआर में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट। माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग। मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, तेलंगाना के मुख्तलिफ गाँव से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहां पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं, तो मजबूरी उनकी है, बाहर बैठे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने ईसीआई के सामने रखे, हमने कहा इसका तो आप सोल्यूशन निकालिए। चुनाव आयोग ने क्या भरोसा दिया आपको? काफी अब चुनाव आयोग खुद बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि वो तो अंदर से आप आश्वस्त नहीं आश्वस्त सवाल नहीं। देखिए हमने ये सब जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखी हैं, उनके सामने जाके बोला हमने कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, कैसा आप 1 महीने के अंदर कैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग BLOs को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो फिर तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर।
तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को निकालने के लिए एसआईआर है। अरे देखिए, फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में। हमारा देखिए, एक सिनारियो विजुअलाइज करिए आप लोग। अगर कोई लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट से हार गया कोई, और अभी एसआईआर के बाद उसी के पार्लियामेंट सांसद में 20,000 कम हो गए, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? उसको राइट मिलना चाहिए, राइट टू रिकॉल तो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, आप टाइम दीजिए ना। विपक्ष कह रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनोज झा बोले, बिना भागीदारी के लिया गया फैसला। बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इस मुद्दे को अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने साफ कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने एसआईआर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनोज झा ने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव आयोग ने ये निर्णय किस हितधारकों के से चर्चा करने के बाद लिया? क्या इसमें जनता, राजनीतिक दल या स्थानीय प्रतिनिधियों की राय ली गई है? बिहार में इलेक्टोरल रोल को रिवीजन करने की जो बात चल रही है उसको लेकर के, जिसमें एक पिटिशनर आप भी हैं, उस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया, क्या कहना है सर आपका? देखिए, जब आप अंधी गुफा में चलते महसूस करते हैं तो रोशनी का सुराग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही होता है। हमने गुहार लगाई मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 आयुक्तों के समक्ष, छोटे छोटे सवाल पूछे। हमने कहा कि 22 बरस ये नहीं हुआ तो कौन सा पोजीशन पेपर या अप्रोच पेपर आपने डेवलप किया? हमने उनसे कहा कि आपने जब कहा था कि मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद अब सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टीज से बात करके होंगे, किनसे आपने बात की या किसी एक से बात करके इतिश्री कर ली? 11 दस्तावेज यही मान्य होंगे, बाकी कोई सब अमान्य होगा 25 दिन के अंदर। ये आपको कहां से, किस अध्ययन के आधार पर, किस स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के बाद आपने तय किया? मानसून का महीना है, पिछली बार जब हुआ था 22 बरस पहले, जो हमें सूचना है 8 से 10 महीने। अब 25 दिन में 20% लोग, आपने स्वयं हमसे मीटिंग में कहा, बिहार के बाहर पलायन करके रहते हैं, लेकिन वो चुनाव के दौरान आते हैं। हमने अपना भी उदाहरण दिया कि हम में से कई लोग दिल्ली में नौकरी करने के 10-12 वर्षों बाद तक बिहार के ही वोटर रहे, यहां नहीं बनवाया। ये हकीकत है हमारे समाज की। निशाने पे कौन है? डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट है सबसे ज्यादा बिहार। आप ये हकीकत सब लोग जानते हैं, इस पर सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध हैं, बावजूद उसके आप हठधर्मिता त्याग नहीं रहे। तो कल भारत बंद में भी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आर्टिकल 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भी ये कहीं नहीं है कि यही दस्तावेज मान्य है। पहले आप कहते थे कोई मतदाता छूटे ना, अब आपने उसमें योग्य, और योग्य का फैसला क्या कौन करेगा? क्योंकि बिहार में कल विज्ञापन आया है चुनाव आयोग का बिहार में, पूरे उससे और कंफ्यूजन पैदा हुआ। ईआरओ फील्ड ऑफिसर्स करेंगे, तो पूरा ये दाखिल करो योजना नहीं रही, ये बेदखल करो योजना है, जिसको हमारे कई साथी कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है वोटबंदी है। उस संदर्भ में हमने गुहार लगाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सबसे मौलिक अधिकार राइट टू वोट पर काले बादल मंडरा रहे हैं, इसे रोक दीजिए। लेकिन सर, सीईसी ज्ञानेश कुमार जी लगातार डिफेंड कर रहे हैं जो ये स्पेशल ड्राइव जो चल रहा है उसको लेकर के। वो कह रहे हैं कि कहीं कोई इस तरह का चेंज नहीं हुआ। उनका ये कहना है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, बहुत सारे लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं और उनके वोटर आई कार्ड बिहार के बाहर के हैं। नहीं, देखिए, मैं इसको मानता हूं ये हठधर्मिता होती है। कौन से अध्ययन से आपको ये आंकड़ा मिला? कोई अध्ययन तो होगा, कितने लोग हैं और अब वो वहां हैं, और ये मतलब डीडुप्लीकेशन भी अगर खत्म करना है तो उसका ये तरीका नहीं है। उसका ये तरीका नहीं है कि अपने ही लोगों को संदेह की नजरों से देखो। मतलब छोटा एक उदाहरण से समझ लीजिए, मैं कहता हूं आप चीट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूं आप प्रूव करेंगे कि आप चीट नहीं कर रहे हैं, जबकि आरोप लगाने वाले को तय करना चाहिए कि आप नहीं कर, मेरा आरोप झूठा था। तो ये बेसिक फैक्ट है एक नेचुरल लॉ का, आप उसको भी डिफाई कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब कोई भी चीज ऐसे निर्णय होते हैं बिना सलाह के, बिना विमर्श के, बिना मशवरे के, तो लोगों का भरोसा उठता है।
चुनाव आयोग को ये स्मरण रखना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो आप हैं, आपकी भूमिका है कि लेवल प्लेइंग फील्ड रखिए। किसी भी नागरिक को ये ना लगे कि इस अभियान से वो बेदखल कर दिया जाएगा। और अभी बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, तमाम अखबारों में देखिए आप, रिपोर्टिंग हो रही है, क्या क्या दिक्कतें लोगों के समक्ष आ रही हैं। ये अगर स्वर माननीय चुनाव आयोग तक नहीं पहुंच रहा है तो जाहिर तौर पर हमें उम्मीद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत का रक्षा बजट कई देशों की जीडीपी से बड़ा, बोले राजनाथ सिंह। दिल्ली में डीआरडीओ द्वारा आयोजित कंट्रोल कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा बजट कई देशों की पूरी जीडीपी से भी बड़ा है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उतनी ही अधिक हो जाती है। उन्होंने जोर दिया कि सिर्फ बजट बढ़ाना ही काफी नहीं, हमें संस्थानों का सही समय पर सही उद्देश्य और सही तरीके से उपयोग भी सुनिश्चित करना होगा। इसी मौके पर उन्होंने बताया कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पहली बार जीईएम पोर्टल के माध्यम से पूंजीकरण खरीदी को मंजूरी दी थी। ये पारदर्शिता और समयबद्धता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पहली बार जीईएम पोर्टल से कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए भी मंजूरी दे दी है, पहली बार। और निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य कदम है और इससे जुड़ी एक्टिविटीज के लिए भी आपको भविष्य में मैं मानता हूं कि तैयार रहने की जरूरत होगी। साथियों, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमेशा से ही अपने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के लिए जाना जाता रहा है। सैनिकों और हमारे वेटरन्स का ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसका आपने हमेशा ईमानदारी के साथ आपने निर्वहन किया है का मतलब यह नहीं कि नहीं कर रहे हैं, किया भी है, कर भी रहे हैं। और इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आपने स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा नामक एक पूर्णतः डिजिटल और पारदर्शी प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आज तक लगभग 32 लाख से भी अधिक रक्षा पेंशनरों को इस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। 32 लाख से ज्यादा। लाखों वेटरन्स को करोड़ों की संख्या में धनराशि पेंशन के रूप में भेजी जाती है, लेकिन अभी कुछ इसमें कठिनाइयां हैं, मैं जानता हूं, और उसका निराकरण करने की भी कोशिश की जा रही है। जब मैं अपने वेटरन्स के लिए इस तरह के प्रयास होते हुए देखता हूं तो मेरे जहन में यह आता है कि आवर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट इन द साइज ऑफ आवर डिफेंस बजट बट इन द साइज ऑफ आवर हार्ट्स एंड इन द साइज ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड फॉर देयर सैक्रिफाइस। साथियों, हमारे वेटरन्स ने देश के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाई है, इसलिए इनके और इनके परिवार के लोगों के लिए काम करना तो मैं समझता हूं कि हमारा एक सामान्य कार्य नहीं है, यह हमारा धर्म है। ध्यान दीजिए कि मैंने यह कहा कि हमारा धर्म है, यह कोई एहसान या फिर कोई दान नहीं है, यह धर्म है। इसलिए मैं स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम के लिए विशेष बधाई देता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से आप वेटरन्स की समस्याओं को उनके डोर स्टेप पर जाकर सुलझा रहे हैं। साथियों, इसके अलावा मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि डिपार्टमेंट इस समय 2 अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव पे सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर भी इस समय काम कर रहा है, जो फिलहाल कंसेप्चुअल स्टेज में है। ये सिस्टम मिलकर एक ऐसा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम तैयार करेंगे जो न केवल डिफेंस पर्सनल के वेतन और डाटा मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करेगा, बल्कि रियल टाइम इनसाइट्स और फास्ट डिसीजन मेकिंग को भी यह संभव बनाएगा। और साथियों, मुझे जानकर खुशी हुई है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और उनकी टीम डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक विजन डॉक्यूमेंट और एक रोड मैप निर्धारित करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयासरत है, और मैं उनके इस पहल का स्वागत करता हूं और इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं
श्रीबैंक शर्मा, उनकी पूरी टीम को। अब मेरी अपेक्षा है कि यह प्रयास केवल कागजों तक सीमित न रहे। मैं जानता हूं नहीं रहेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन मुझे कहना चाहिए इसलिए कह रहा हूं, बल्कि इसे निर्धारित, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी यह है कि समय समय पर काशस करते रहना, जगाते रहना। काम करते करते कभी कभी थकावट भी आ जाती है, आंख बंद होने लगती है। कोई ना कोई चाहिए जो कि समय समय पर अलर्ट करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको समय सीमा के भीतर इंप्लीमेंट करने की बात, ताकि यदि कहीं कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो समय रहते हुए कोर्स करेक्शन भी संभव हो पाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि डिपार्टमेंट अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी को एक प्रभावी और तेज डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म के साथ अच्छी तरह अलाइन करेगा, जिससे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और रेस्पॉन्सिवनेस तीनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथियों, आप सब जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय का बजट देश में सबसे ज्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है, आगे और बढ़ेगा। देश की क्या बात की जाएगा, अगर आप रक्षा मंत्रालय का बजट देखें, दुनिया के कई देशों की जीडीपी तक भी इतनी नहीं है। कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं है। जब देश की जनता की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जिम्मेदारियां भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। अभी पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में डिफेंस कैपिटल बजट का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए यानी डिफेंस सेक्रेटरी, सीजीडीआर, उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। फुल यूटिलाइजेशन हुआ है पूरे कैपिटल बजट का। साथ ही मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार मॉनिटर करते रहेंगे और आगे भी इसका फुल यूटिलाइजेशन करने में निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आज जब आप सब इतने बड़े मंत्रालय के इतने बड़े बजट को संभाल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा दृष्टिकोण केवल फाइनेंशियल ग्रोथ पर ही केंद्रित न रहे, बल्कि हमें इफेक्टिव ग्रोथ और एफिशिएंसी लेड ग्रोथ की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े, बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। और यह जिम्मेदारी आप सब लोग निभाते हैं, निभाएंगे, मैं आश्वस्त हूं। साथियों, आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। कुछ समय पहले मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने ये बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। 2.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। सोचिए, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विशाखापत्तनम में शुरू हुई ड्रोन पुलिसिंग। विशाखापत्तनम में सुरक्षा व्यवस्था को हाई कोर्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शहर की पुलिस ने अब बड़े पैमाने पर ड्रोन पुलिसिंग की शुरुआत की है। पुलिस कमिश्नर शंकरब्रत बागिश ने जानकारी दी कि इस ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं है। दूरदराज के इलाकों में जहां सामान्य पुलिस गश्त मुश्किल होती है, वहां ये ड्रोन आसमान से नजर रखते हैं और किसी भी अवैध गतिविधि की तुरंत पहचान कर सकते हैं। Started drone policing in a big way. The purposes that drone serves are manifold. Number one, in remote areas which are not frequented by public, where it is not cost effective to send beats or patrol teams, especially in view of the fact that we don't have enough manpower. Drones are highly effective. They
keep surveillance from the sky and can identify from a distance any illegal activity like gambling, prostitution, open drinking, abuse of ganja and other drugs, eve-teasing, and any attempt to commit any illegal activity like chain snatching, mobile snatching, theft, burglaries and other property offences. These drones that we are recently procuring are all having night vision devices. We all know that offences may occur throughout the day, but offences most likely happen during the night. So these drones, they have the capacity to see even during darkness, even when there is no light. They can identify the offender. So on one hand, they can see if there is any attempt to commit offence and thus help the police in preventing offences, or they can see the offender after an offence is committed and the offenders are fleeing. As a result, with the evidence of this drone video footage, we can identify the offender, arrest the offender, recover the stolen property if it is a property offence, and produce this drone footage as evidence in the court of law so that the case can end in conviction. Besides, drones are useful during VIP bandobast, except for Prime Minister, where drones are not allowed. In case of other VIPs, we can use drones to ensure that bandobast is properly being done. In big congregations, drones are a big asset because we can find out if there is any chance of stampede, anywhere there is more congestion, and then accordingly take action so that a stampede can be avoided. Drones are very useful in keeping surveillance over heavily congested road to identify potential areas of traffic congestion, and then we can immediately send traffic people to clear those areas. Similarly, in case of fairs and festivals, there also drones can help us in controlling traffic, regulating crowd and preventing stampedes. Right now in Vizag district, we have these latest technology drones with night vision device, with facial recognition technology, with searchlight and with siren facility. These drones we have one each in Bhimli police station, PM Palem police station, Harilova police station, MBP police station, Pendutti police station, Kancherpalam police station and Gajuaka police station. We also have drones which were purchased earlier, which don't have night vision device but are useful during the day. We are using these drones in 3-town police station, 1-town police station, airport police station, Gopalpatnam police station and Duwada police station. We also have a tethered drone that is keeping surveillance over the area between Rishukonda beach and RK beach and the beach road. Thus we have, as of now, 12 drones and one tethered drone, and with the use of these drones we are keeping surveillance and monitoring traffic and preventing crimes and detecting crimes. We are expecting that more drones can be purchased in future, as a result of which we can have two drones in each and every police station. We have 22 law and order police stations. We hope to get 44 drones for these 22 law and order police stations. We also want to purchase one drone that will be useful in disaster situations when a place gets marooned and we need to send supply to those areas, but it is difficult to reach even by boats. Then we can fly drones with supply like food and water and other essential medicines and send them to those places which are surrounded on all sides by water. So such a drone is costlier, but we are trying to procure one so that it can be handy during such times of natural disaster. Sir, approx what is the distance can capture the visual with this drone?
See, 3 to 5 kilometers, it depends on the drone, but usually over a 3 kilometer radius we can fly the drone and capture the visuals, and these visuals can be helpful in preventing and detecting crimes. Thank you. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पवार बोले, राज्य और भाषा के खिलाफ बोलना अस्वीकार। मराठी भाषा और अस्मिता के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। एनसीपी एससीपी विधायक रोहित पवार ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पवार ने साफ किया कि महाराष्ट्र में बिहार या बंगाल की चुनावी रणनीति लागू करने की कोशिश मत कीजिए। ये राज्य समानता, सम्मान और मराठी अस्मिता पूरे अधिकारित है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी राज्य और मराठी भाषा के खिलाफ बोलता है वह न केवल गलत है बल्कि उसे यहाँ स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। कैसे देखते हैं इस बयान को? निशिकांत दुबे जी को मैं विनती करता हूँ कि बिहार का जो राजनीति है, वहाँ का जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो महाराष्ट्र में आप मत इम्प्लीमेंट करो। आप कहा तो भी बिहार का इलेक्शन, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की जो इक्वालिटी है वो कहाँ पे तो डिस्टर्ब आप कर रहे हो। दूसरी बात, हम जो बोलते हैं मराठी मानुस कौन है, जो महाराष्ट्र में जन्म लेता है, वो गुजराती हो सकता है, वो राजस्थान से हो सकता है, वो साउथ से हो सकता है, नॉर्थ से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जन्म लेने के बाद मराठी के बारे में आदर होना चाहिए, महाराष्ट्र के बारे में आदर होना चाहिए। और जो व्यक्ति मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलता है, महाराष्ट्र में रहते, उसको हम बोल रहे हैं कि ये गलत चीज तू कर रहा है। अभी यहाँ पे निशिकांत दुबे जी को अगर बिहार की जिम्मेदारी राजनीति में दी होगी तो उसके एंगल से वो स्टेटमेंट कर रहे हैं। उनको मैं विनती करता हूँ, एक बार महाराष्ट्र आके ये स्टेटमेंट बोल के दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा मराठी लोग कैसे इमोशनल है। और दूसरी बात, ये कोई भोजपुरी एक्टर है जो बिहार का बीजेपी का पदाधिकारी है, वहाँ की राजनीति, वहाँ की स्ट्रैटेजी, वहाँ का जो इलेक्शन है वो ध्यान में रखते हुए जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था वैसे ही यहाँ पे कुछ वातावरण करने का वो कोशिश कर रहा है या हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ एक बार आके दिखाओ, फिर देखते क्या होता है। अगर आपको मराठी महाराष्ट्र की मान सम्मान रखना है तो आप वेलकम हो, लेकिन यहाँ पे आके आप मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलोगे तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर, आशीष शेलार का एक बयान आया कल जिसमें उन्होंने पहलगाम की जो घटना है उसकी तुलना की है मराठी में, मराठी को लेकर जिस तरीके से मंत्री आक्रामक रही है उसकी तुलना उन्होंने की है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इस तरीके के बयान देते हुए पाए गए हैं। देखो, आशीष शेलार जी बहुत बड़े नेता है, लेकिन फिर भी उनको और बड़े नेताओं को रिपोर्ट करना पड़ता है और उनकी बात सुननी पड़ती है। शायद उसी एक नेता ने उनको ये स्टेटमेंट बोलने के लिए कहा होगा, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था कल का उसको निषेध हम करते हैं, क्योंकि मराठी मानुस और टेररिस्ट उसकी तुलना उन्होंने की है, वो गलत चीज़ है, उसका तो निषेध हम करते हैं। और आशीष जी को ये भी बताते हैं कि बीजेपी में एक स्टाइल होता है कि जो भी बड़ा नेता होने लगता है बीजेपी में, उसको अगर कट शॉर्ट करना हो तो ऐसा कोई स्टेटमेंट उनके मुंह से वो बुलवा देते हैं और उससे उनका प्रतिमा जो है खराब होती है। इसलिए आप थोड़े, आपके जो बीजेपी के बड़े नेता है उनके बारे में आप थोड़ा संभल के रहो। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरबा में बाढ़ में फंसे 17 ग्रामीणों का रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली ब्लॉक दुरुपत्रा गांव में बाढ़ की स्थिति के चलते 17 ग्रामीण फंस गए थे। सभी ग्रामीण कृषि कार्य के लिए खेतों में गए थे, लेकिन अचानक आई बाढ़ के चलते वे वापस नहीं लौट सके। रात भर चले इस कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कलेक्टर अजित वसंत ने निर्देश में अंजाम दिया गया है। ऑपरेशन में राजस्व विभाग, पाली थाना, जिला आपदा प्रबंधक टीम, नगर सेना और राज्य आपदा मोचन बल बिलासपुर की टीमों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रमोद तिवारी बोले, बिहार में भाजपा का सफाया तय। लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने चिराग पासवान के ताज़ा बयान को एनडीए के लिए अच्छा संकेत नहीं बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री होते हुए कहते हैं कि एनडीए मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा और दूसरी तरफ दावा करते हैं कि वे खुद सभी 243 सीट पर लड़ेंगे। प्रमोद तिवारी ने इस अंतर्विरोध को एनडीए की अंदरूनी फूट का संकेत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार बिहार में भाजपा का सफाया हो जाएगा। का मतलब ये है कि ईमानदारी के साथ 1952 के बाद से कई बार रिवीजन हुए, पर जिस तरीके से रिवीजन के नाम पर गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के नाम बनाए रखने के लिए जो प्रारूप, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, इसके पहले नहीं मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर इलेक्शन कमीशन
चाहता है कि परंपरागत वोटर जो हैं, जो देते रहे हैं, उनके नाम काटे जाएं, तो संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और जनता की अदालत में भी हम चुनौती देंगे इस साजिश को भारतीय जनता पार्टी के कि अनुसूचित जात, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या जो गरीब, उनके परंपरागत विरोधी उनके नाम काटे जाएं, तो उसका हम विरोध करते हैं और ये जो नई व्यवस्था है ये हमें स्वीकार्य नहीं। सर, चुनाव से पहले एनडीए से क्या उनकी कोई दूरी है या इसमें भी कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नजर आती है एलजेपी की? देखिए, चिराग पासवान ने जो कहा है उसका जवाब तो सिर्फ चिराग पासवान दे सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो ये बहुत शुभ लक्षण नहीं है एनडीए के लिए। उनकी सरकार में वो मंत्री हैं और मंत्री कह रहे हैं, एक तरफ सब कह रहे हैं कि हम मिलजुल कर लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम 243 पूरे 243 हम पूरे के पूरे खड़े करेंगे। तो आप देखिएगा जो बिहार का परिणाम दिखाई पड़ रहा है उसमें नीतीश के राज में, नीतीश के नेतृत्व में भाजपा का पूरी तरह सफाया होने जा रहा है बिहार में। तो बहुत से मौसम विज्ञानी छोड़कर जाएंगे एनडीए को। वहां बिहार में चुनाव के पहले बहुत ध्रुवीकरण होगा और कड़े शब्दों में कहा कि आतंकवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय राउत का भाजपा और शेलार पर तीखा हमला। महाराष्ट्र में मराठी भाषा और अस्मिता को लेकर सियासी घमासान और गर्मा रहा है। शिवसेना यूबीडी के सांसद संजय राउत ने भाजपा नेता और मंत्री आशीष शेलार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि मराठी के लिए आंदोलन करने वालों की तुलना आतंकवादियों से करना बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है। उन्होंने सवाल किया कि अगर महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं होगी तो क्या वे पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल में होगी? में लोगों को उनकी भाषा पूछ के नहीं, ये गलत है। हमारे जो मंत्री है वो सांस्कृतिक मंत्री है, लेकिन मुझे लगता है उनको बहुत से महाराष्ट्र के संस्कार सीखने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में इस प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ है कि जाति पूछकर या भाषा पूछकर मारा है। कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, मराठी भाषा की संस्कृति, उसको हम नहीं मानेंगे। उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ये गुस्सा ये मंत्री को भी आना चाहिए, क्योंकि वो मराठी भाषा का खा रहे हैं। हाँ, ये मराठी भाषा के मंत्री है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं रहेगी तो क्या पाकिस्तान में रहेगी, बांग्लादेश में रहेगी? आप मुझे बताइए। नेपाल में रहेगी? बताइए आप मुझे, कहाँ रहेगी? कि आप मोदी जी गए हैं ब्रिक्स सम्मेलन में, कहा वहाँ रहेगी? ये सरासर अपमान है किसी भी भाषा का। अगर किसी राज्य में वहाँ के लोग अपनी भाषा की प्रतिष्ठा के लिए और रक्षा के लिए आंदोलन करते हैं किसी हमारे पूरे देश में, तो उसका तुलना ये मंत्री टेररिस्ट से करते हैं, बेलगांव के टेररिस्ट से करते हैं। मिस्टर शेलार ये मंत्री है, तो ये सरासर गलत है और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है ये दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 18 जुलाई को पीएम मोदी का बिहार दौरा। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोतिहारी में रहेंगे। ये उनका बिहार का 53वां दौरा होगा। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के विजन को आगे बढ़ाने के लिए है। दूसरी ओर राज्य में हाल ही के दिनों में सामने आए आपराधिक मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के मोतिहारी जिला में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का लगातार ये 53वां, जब से वो प्रधानमंत्री बने 53 बार उनका बिहार के भूमि पर आने का ये कार्यक्रम बना है। और जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कुछ न कुछ सौगात लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री जी का आना जो है बिहार के लिए बहुत ही अच्छा है, विकसित बिहार के लिए अच्छा है और बिहार के लिए वो पैकेज भी लेकर आएंगे। बंद का आह्वान किया गया है जिसमें राहुल गांधी शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। देखिए है क्या बताता हूँ, चुनाव आयोग का जो ये कार्यक्रम मतदाता प्रोडिक्शन का चल रहा है, आप पहले देखें। मैं विपक्ष के लोगों से भी अनुरोध करूंगा, हम लोग खुद भी देख रहे हैं जनता की क्या समस्या है, उससे हम लोग सब मिलके, पक्ष विपक्ष सब लोग मिल करके जनता की समस्या को दूर करेंगे।
और जरूरत पड़ेगा तो सब साथ चुनाव आयोग से भी मिलेंगे। लेकिन जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब तक विरोध करना उचित नहीं है। अगर लगेगा कि नहीं कोई भी मतदाता को दिक्कत हो रहा है तो हम लोग सब साथ हैं, लेकिन मतदाता को जब दिक्कत नहीं हो रहा है तो इस तरह का बंद का आह्वान या विरोध करना हमें लगता है कि उचित नहीं है। सर, अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, आज भी उन्होंने बुलेटिन जारी किया है। देखिए, मैं बताता हूँ, ये जो अपराध की बात है, कानून अपना काम कर रहा है और बिहार सरकार और जो पुलिस विभाग है, गृह विभाग है, हर वक्त तत्पर होकर के कैसे अपराध रुके इस बात के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है दर्शकों, छोटी सी ब्रेक के बाद भी जुड़ रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।